नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने परिवार एकेजीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम हिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं मित्रों। हम हिस्ट्री में जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो मगध के ऊपर जो शासकों का राज हुआ था उनके बारे में पढ़ते जा रहे हैं। तो हमने अब क्या पढ़ लिया था, देखिए जो आप अपनी ट्रिक को याद करिएगा, हसीन मशुकशा। हसीन मशुकशा, यही हम पढ़ रहे हैं ना, यही पढ़ रहे हैं। देखिए हर्यक वंश, जो हर्यक वंश था, एक तो यह शासक हुआ था, यह वंश हुआ था मगध पर। फिर उसके बाद आता है शुंग, शिशुनाग, शिशुनाग वंश। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था, नंद वंश, नंद वंश आया था। फिर उसके बाद मौर्य वंश, जिसको अशोक के बारे में आप पढ़ चुके हो। अशोक के बारे में आपके जो सिलेबस है उसमें दे रखा है, तो अशोक के बारे में भी आप पढ़ चुके हो। फिर उसके बाद आता है शुंग वंश। शुंग वंश हम पहले पढ़ चुके हैं, जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हम शुंग वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे कन्नब वंश। कन्नब वंश जो था वो इतना फेमस नहीं था इतिहास में, और जो फेमस नहीं होता इतिहास उनको दोहराता नहीं है, उनसे प्रश्न बनता भी नहीं है। तो इसके केवल हम ये पढ़ लेंगे कि इसके संस्थापक कौन थे या कैसे इसकी स्थापना हुई, तो वो पढ़ लेंगे। और उसके बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम, जो महत्वपूर्ण रहेगा, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, ठीक है। तो दोस्तों आज हम ये पूरा जो हसीन मशुकशा जो आपकी ट्रिक थी, यानी कि मगध का जो भी मैटर था, उसको आज हम खत्म कर रहे होंगे। तो दोस्तों चलो चलते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ। आज हम क्या पढ़ेंगे, कन्नब वंश। शुंग वंश जो था उसको खत्म करके क्या किसकी उत्पत्ति हुई थी, कन्नब वंश की। तो अब देखना कन्नब वंश। तो ये है दोस्तों जो कन्नब वंश था। कन्नब वंश किस वंश के बाद बना? पहला प्रश्न तो यही बनता है कि कन्नब वंश की उत्पत्ति किस वंश के ध्वंसावशेष, यानी किस वंश को मिटाने के बाद हुई थी। तो दोस्तों वह कौन सा वंश था, शुंग वंश। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया, आपका कन्नब वंश। कौन सा वंश, शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया, कन्नब वंश। देखिए जो ये है वासुदेव था, इसका इसका जो संस्थापक था, यानी अंतिम जो शासक था शुंग वंश का, वह कौन था, देवभूति। कौन सा था, देवभूति। अंतिम शासक कौन, देवभूति। देवभूति याद रखना, यह था अंतिम शासक। अब वही जो अंतिम शासक था, इसका एक मंत्री था वासुदेव। इसका एक मंत्री कौन था, वासुदेव। वासुदेव था। अब जो वासुदेव मंत्री था उसने क्या किया, इस देवभूति को हरा दिया। इस देवभूति के सामने ही वह विपक्ष में खड़ा हो गया और इसको उसने हरा दिया और अपना एक नया वंश यानी कि कन्नब वंश की स्थापना कर दी। तो कन्नब वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे मित्रों, वासुदेव। संस्थापक कौन हो गए, वासुदेव। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कन्नब वंश की उत्पत्ति कैसे हुई। अब यहीं पर इसमें क्या ज्यादा कुछ नहीं हुआ था इस वंश में, तो इसलिए इसको पढ़ना भी व्यर्थ है, क्योंकि इसमें जो एग्जाम होते हैं उसमें बस यही प्रश्न बन सकता है कि संस्थापक कौन थे या फिर अंतिम शासक कौन थे। तो दोस्तों अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक था सुशर्मन। सुशर्मन एक अंतिम शासक, इसको याद रखना, सुशर्मन। सुशर्मन। और इसकी जो एक मुख्य बात जो आती है कि इसकी जो राजधानियां थी, इसकी जो राजधानी थी, जो इसकी कैपिटल थी, जो इसकी कैपिटल थी यानी कि राजधानियां थी, वो क्या क्या थी। एक तो थी आपकी क्या, पाटलिपुत्र। एक थी पाटलिपुत्र। इसको इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इस वंश ने अपनी दो राजधानियां बनाई थी। एक तो पाटलिपुत्र हो गई बिहार में, जिसको आप पटना के नाम से जानते हैं, और उसके बाद एक और विदिशा बनाई थी जो कि मध्य प्रदेश में है। वहां पर, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ऐसा वंश जिसकी दो राजधानियां थी, वह कौन सा वंश, कन्नब वंश। कौन कौन सी राजधानियां थी, पाटलिपुत्र और विदिशा। पाटलिपुत्र कहां पर है, बिहार में, और आपकी विदिशा किस स्टेट में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे समझ। शुंग वंश के ध्वंसावशेष किस वंश की उत्पत्ति होती है, कन्नब वंश की। कन्नब वंश के संस्थापक वासुदेव किसको मारकर बने थे, देवभूति को मारकर बने थे। और इसका अंतिम शासक कौन था, सुशर्मन। और इसकी कैपिटल क्या थी, इसकी राजधानियां क्या थी, पाटलिपुत्र और आपकी विदिशा। फिर जो ये सुशर्मन था, इस सुशर्मन को हराकर जो सिमुक नाम का व्यक्ति था, इसका जो सिमुक था, सिमुक, एक सिमुक नाम का महान शासक था, उसने इस सुशर्मन को हराकर यानी कि कन्नब वंश को मिटाने के बाद अपना वंश एक खड़ा किया, जिस वंश को हम कहते हैं दोस्तों सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। तो अब हम किस वंश के बारे में पढ़ेंगे, सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो कन्नब वंश आपको समझ में आ गया कि कन्नब वंश का संस्थापक कौन था, अंतिम शासक कौन था, और इसकी राजधानियां क्या थी। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सातवाहन वंश, जो एक ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, महत्वपूर्ण जो चैप्टर है, महत्वपूर्ण जो वंश है इतिहास का, वो आपके जो सिलेबस है उसमें भी 2 नंबर का कम से कम आएगा। तो दोस्तों इसको बड़े ही ध्यान से देखना। अब हम क्या पढ़ेंगे, सातवाहन वंश।
सातवाहन वंश। तो दोस्तों ये जो सातवाहन वंश था, अगर हम इसको अपने मैप, जो भारत का मैप है, मानचित्र है, उसके नजरिए से देखें तो ये क्या है, आपका भारत है, ये आपका भारत है। तो यहां से क्या निकल रही है, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी निकल रही है, और यहां से क्या निकल रही है, कृष्णा नदी। तो गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बीच में जो यह वंश था, जो ये वंश था मित्रों, यह कौन सा वंश था, सातवाहन वंश। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो ये वंश था, ये इसकी जो लोकेशन थी वो कहां पर थी, जो गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में, कौन से, गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में कौन सा वंश था, सातवाहन वंश। और वहीं पर दोस्तों देखना, जब ये यहां पर आपको ये भारत देखो, ये दक्षिण भारत है और इसके ऊपर क्या है, उत्तर भारत है। तो ये आपको लग रहा है कि ये एक मीडिएटर का काम कर रहा है, एक बिचौलिए के काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच का युग भी, यानी कि मध्यकाल का युग भी कहा जाता है। यानी कि यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत का मीडिएटर रहा है, मध्य वंश के नाम से भी इसे जाना जाता है। आपको आगे समझ, यानी कि इसको क्या कहते हैं, दक्षिण भारत और उत्तर भारत के सेतु, यानी कि यह एक पुल का काम करता है कि अगर हम उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे तो हमको यह जो सातवाहन वंश नामक जो सेतु है, जो ये वंश है, इसको पार करके जाना पड़ेगा। इसलिए इसको मध्य भारत का सेतु भी कहा गया, यानी कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में एक सेतु का काम किसने किया है, आपके सातवाहन वंश ने किया है। समझ में आ गया, आ गया। अब आगे देखिए, जो ये सातवाहन वंश था, ये कैसा वंश था बताइए, ये कैसा वंश था। तो दोस्तों ये एक मात्र सत्तात्मक वंश था, मात्र सत्तात्मक वंश, सत्तात्मक वंश। मात्र सत्तात्मक वंश कैसे होते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा, अगर आप कहीं जाते हो तो आपसे पूछते हैं कि आप किसके बेटे हो, तो आप अपने पिता का नाम बताते हैं। यानी कि जो हमारा अब जो समाज है, जो हमारा जो भारत देश का समाज है, वो पितृ सत्तात्मक है, यानी कि हमारी पहचान किससे है, हमारे पिता से है। वहीं पर यहाँ पर जो सातवाहन वंश था, इसमें क्या था, अगर इसके यहाँ के कोई भी इंसान कहीं जाता था और अगर उससे पूछा जाता था कि आप किसके हो, तो वह अपनी माता का नाम बताता था। यानी कि उनकी जो पहचान होती थी वह अपने माता के नाम पर होती थी। जैसे इसमें एक महान शासक हुए थे, गौतमी पुत्र सतकर्णी, यानी कि सतकर्णी नाम का एक शासक, जो कि गौतमी नामक महिला का पुत्र था। आपको समझ आ गया, यानी कि यह मात्र सत्तात्मक क्या होता है, आप समझ पा रहे हो ना। मात्र सत्तात्मक का मतलब हमारी पहचान हमारे माता के नाम से हो, जबकि आज के समाज में क्या हो रहा है, हमारी पहचान हमारे पिता के नाम से हो रही है। अगर आप कहीं जाते हो तो आपसे पूछा जाता है, बेटे आप किसके बेटे हो, तो आप क्या कहोगे, अपने पिता का नाम लेकर कहेंगे कि हम फलाने व्यक्ति के बेटे हैं। आगे ना समझ आ गया। अब आगे ये मात्र सत्तात्मक वंश था, इसको अंधकार का युग भी कहा जाता है। यानी कि इसमें अंधकार, यानी कि बहुत ज्यादा अनडेवलप्ड था, यानी कि अविकसित देश था हमारा जो भारत था, तो इसको अंधकार का युग भी कहा जाता है। अंधकार का युग, अंधकार का युग एक तरीके से और कहा जाता है, क्योंकि उस समय क्या था, जो आपके अंधकार, यानी कि जो वैसी बातें थी, ज्योतिषी की जो बातें थी, उन पर ज्यादा विश्वास करते थे लोग, इसलिए इसको अंधकार का युग इसलिए भी कहा जाता है। और ये अनडेवलप्ड भी था, इसलिए इसको अंधकार का युग भी कहा जाता है। इसमें पैसे की कमी आ गई थी, अंधकार का युग का कारण एक यह भी बन गया था कि इसमें पैसे की कमी आ गई थी, जो करेंसी उस समय पर चलती थी उसकी कमी आ गई थी। इसलिए जो सातवाहन वंश के जो शासक थे, उन्होंने शीशे के सिक्के भी चलाए थे। तो इन्होंने कौन से सिक्के चलाए थे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वह कौन सा वंश था जिसमें शीशे के सिक्के चले थे, तो मित्रों कौन सा वंश था, तो ये था आपके कौन सा वंश, सातवाहन वंश। तो शीशे के सिक्के, शीशे के सिक्के, शीशे के सिक्के किस वंश में चले, सातवाहन वंश में। आपको समझ में आ गया होगा। और इसने जो महत्वपूर्ण व्यवस्था चलाई थी, सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है, आपने ज्यादातर पुस्तकों में देखा होगा कि सामंती जो व्यवस्था थी उसको उच्च स्तर पर किसने पहुंचाया था, गुप्त वंश ने पहुंचाया था। उसको उच्च स्तर पर गुप्त वंश ने पहुंचाया था, लेकिन उसके जो जनक थे, यानी कि जिन्होंने उसे विकसित किया था, वो सातवाहन वंश थे। सामंती व्यवस्था क्या होती है मित्रों, आजकल आपने देखा होगा जो हमारे देश की आर्मी है उसको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। लेकिन सातवाहन वंश के समय पर क्या होता था, जो उस समय की जो आर्मी होती थी उस समय जो उनकी फौज होती थी, तो क्या होता था, उनको सैलरी ना देकर, उनको वेतन ना देकर, उनको एक
जमीन का टुकड़ा दिया था हर मंथली या फिर ईयरली। अब वार्षिक हो सकता था या फिर मासिक हो सकता था। तो उनको क्या दिया जाता था, एक थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा दिया जाता था। अब सबको बराबर थोड़े दिया जाएगा। अब आप ही बताइए, आज के वर्तमान समय में आपके बहुत सारे ऑफिसर्स और बहुत सारी और सेना है, क्या उनको समान सैलरी दी जाती है? नहीं, अकॉर्डिंग टू पोस्ट दी जाती है। तो उसी प्रकार उस समय में जो पद थे उनके अनुसार जमीन का टुकड़ा दिया जाता था। जैसे प्रधानमंत्री है तो 1 एकड़ दे दिया, वहीं पर साधारण सैनिक है तो उसको एक गट्ठा जमीन दे दी। ऐसे ही ये जो सामंती व्यवस्था थी, इसका जनक कौन कहा जाता है? सातवाहन वंश। यानी कि जमीन का कोई टुकड़ा दिया जाता था वेतन के तौर पर। आपको समझ में आ गया होगा मित्रों। और अब क्या देखिए, इसकी जो राजधानी थी, इसकी जो कैपिटल थी, जो राजधानी थी, वो प्रतिष्ठान थी। प्रतिष्ठान थी। देख रहे हो ना मित्रों, इतिहास को पढ़ने में मजा आता है। पहले क्या, मगध तो यहां पर बिहार में था। अब बिहार से थोड़ा थोड़ा चलकर शुंग वंश जब चला था तो वो कहां पर आ गया? मध्य प्रदेश में आ गया। यहां मध्य प्रदेश में आ गया। मध्य प्रदेश से अब यहां से थोड़ा सा और हटके कन्नव वंश के बाद सातवाहन वंश कहां ले आया? इसको महाराष्ट्र में ले आया। और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जो सीमा है, वहां पर एक स्थान है प्रतिष्ठान। वहां पर क्या, एक स्थान है प्रतिष्ठान। तो प्रतिष्ठान को अपनी कैपिटल किसने बनाया, अपनी राजधानी किसने बनाया? सातवाहन वंश ने बनाया। अब आपको समझ में आ रहा है ना, कैपिटल क्या थी? प्रतिष्ठान थी। आपको समझ, विदिशा और पाटलिपुत्र कन्नव वंश में थी। उसके बाद सातवाहन वंश ने जब अपनी नींव डाल दी तो प्रतिष्ठान अपनी राजधानी बना ली थी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया। अब इनकी जो भाषा थी, तो भाषा क्या थी? ये ब्राह्मण वंश था। ये कैसा वंश था? एक ब्राह्मण वंश था। ब्राह्मण वंश में ही तो पढ़ रहे हैं हम इनको, ब्राह्मण वंश था। ब्राह्मण वंश था। तो यह एक ब्राह्मण वंश होने के कारण इसकी जो भाषा थी मित्रों, वह प्राकृत भाषा थी। प्राकृत भाषा थी। कैसी भाषा शैली थी? प्राकृत भाषा शैली थी। आपको समझ में आ गया होगा। प्राकृत भाषा शैली। कैसा समाज? मात्र सत्तात्मक समाज। कैसा युग? अंधकार का युग था। शीशे के सिक्के चलाने वाला एक वंश था। सामंती व्यवस्था इन्होंने चलाई थी। प्रतिष्ठान इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। वहीं पर इनकी जो भाषा है वह प्राकृतिक थी। आपने अब ये जो प्राकृत भाषा थी, यह आपने पहले भी पढ़ी होगी, जब गौतम बुद्ध के समय पर मैंने पढ़ाया था। अगर नहीं जानकारी हो तो गौतम बुद्ध वाली जो बौद्ध धर्म की वीडियो है उसको जाकर देख ले। तो आपको यह जो बेसिक जानकारी थी सातवाहन वंश के बारे में, यह आपको पता चल गया होगा। इसकी स्थापना किसने की थी बताइए? संस्थापक कौन थे? शिमुक। किसे? सुशर्मन को हराकर। शिमुक, 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 शिमुक। आगे ना समझ, शिमुक क्या थे? इसके संस्थापक थे। संस्थापक थे। संस्थापक थे। तो आगे ना समझ, यह आपका सातवाहन वंश था, जिसका बेसिक आपको समझ में आ गया होगा मित्रों। अब ये जो बेसिक था इसको आपने उतार लिया होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, नहीं उतारा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब जो इसके महान शासक हुए थे, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जो इनके महान शासक हुए थे, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जो सातवाहन वंश के महान राजा थे, जैसे कि सबसे पहले संस्थापक थे आपके शिमुक। शिमुक के समय पर क्या हुआ था, ये सब हम देखेंगे। उनके उत्तराधिकारी कौन थे, ये हम देखेंगे। तो अब जो पहला प्रश्न बन सकता है कि संस्थापक कौन था, तो मित्रों संस्थापक कौन था? संस्थापक था शिमुक। शिमुक किसे हराकर? सुशर्मन को हराकर। सुशर्मन किस वंश का अंतिम शासक था? कन्नव वंश का अंतिम शासक था। शिमुक किस वंश के संस्थापक थे? आपके सातवाहन वंश के संस्थापक थे। यह आपको समझ में आ गया होगा। अब मित्रों जो ये शिमुक था, इसका जो उत्तराधिकारी बना था वो सतकर्णी प्रथम बना था। सतकर्णी प्रथम बना था। सतकर्णी प्रथम। सतकर्णी प्रथम क्या था दोस्तों? यह एक ऐसा राजा था, ऐसा शासक था, जिसने क्या किया था? 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अब अश्वमेध यज्ञ के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। अश्वमेध यज्ञ मतलब राजा अपना यज्ञ करवाकर एक अश्वमेध छोड़ता है, यानी कि एक हवा रूपी एक घोड़ा छोड़ता है, और जिस राज्य में अगर वह घोड़ा निकल जाता है, वह राज्य किसका हो जाता था? उस राजा का हो जाता था। तो इसने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? तो अश्वमेध यज्ञ। तो इसने क्या किया? 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, और वहीं पर एक राजसूय यज्ञ कराया। राजसूय यज्ञ कराया था। राजसूय यज्ञ कराया था एक, ठीक है ना? यह एक ऐसा राजा था जिसने भूदान की व्यवस्था स्थापित की थी। यानी कि भूदान यानी कि भूमि को दान करने की जो प्रणाली थी, वह किसने चलाई थी? यह भी महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इससे सातवाहन वंश थे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाएं चलाई थी। देखिए सामंत व्यवस्था इन्होंने चला दी। वहीं पर जो इनके शिमुक के जो उत्तराधिकारी थे सतकर्णी प्रथम, उन्होंने क्या किया था? भूदान व्यवस्था चला दी थी। यानी कि भूमिदान को प्रणाली, भूमिदान की व्यवस्था किसने चलाई थी? आपके सतकर्णी प्रथम ने चलाई थी। यह आपको समझ आ गया। और ये इसने कैपिटल भी चेंज कर दी थी। यानी कि जो आपका सातवाहन वंश की जो राजधानी थी प्रतिष्ठान, वहां से यह कहां ले गया? अमरावती। अमरावती आप जानते हो कहां पर है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में क्या है? अमरावती है। आपको समझ आ गया होगा। जब जो आपकी
जो जो आपकी राजधानी थी, 3 राजधानी जो आंध्र प्रदेश ने बनाई थी, उसमें कार्यकारी क्या थी? अमरावती। आपको समझ में आ गया ना? अमरावती, अमरावती जानते तो हो आंध्र प्रदेश में। तो अमरावती इन्होंने अपनी राजधानी बना ली थी। तो ये थे आपके सतकर्णी प्रथम। अब सतकर्णी प्रथम के बाद एक और महान जो व्यक्ति थे, वो शासक बने थे, वो बने थे हाल। हाल एक संस्कृत का महान विद्वान था दोस्तों। यह क्या था? एक संस्कृत का विद्वान था। संस्कृत का विद्वान था, संस्कृत का विद्वान था हाल। इसने मारधार नहीं की थी, यह बड़ा ही शांत स्वभाव का शासक था। और उन्होंने एक बुक और लिखी थी, इन्होंने एक रचना की थी, गाथा सप्तसमी, गाथा सप्तसती। तो इन्होंने एक रचना की थी गाथा सप्तसती। यह किस भाषा में थी? जो कि सातवाहन वंश की भाषा थी, प्राकृत भाषा में इन्होंने यह रचना की थी। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। तो आपको हाल के बारे में समझ आ गया। अब हाल के बाद एक और महान राजा हुए थे, उनका नाम था गौतमीपुत्र सतकर्णी। हाल का जो 23वां शासक था, ये गौतमीपुत्र सतकर्णी। इसका देखिए बीच में ऐसा नहीं है 23वां शासक है तो उसके पहले भी बहुत से शासक होंगे, लेकिन वह इंपोर्टेंट नहीं है। देखिए जो महान कार्य नहीं करता उसको इतिहास नहीं लिखता है, जो महान व्यक्ति होगा उसको ही इतिहास दोहराता है। अगर आप महान बनोगे तो आपका भी इतिहास में नाम आएगा, वरना आपको भी लोग ऐसे भूल जाएंगे जैसे औरों को भूल गए। ठीक है ना? तो ये 23वां शासक था। बीच में बहुत सारे शासक हुए थे, बहुत सारे राजा हुए थे, लेकिन उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण काम नहीं किया, इसलिए उनको पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी यह कौन से नंबर के शासक थे मित्रों? तो यह 23 नंबर के 23वां शासक था। कौन सा शासक था? यह 23वां शासक था। और इसने क्या किया था? जो आपका सातवाहन वंश है उसकी जो और व्यवस्थाएं थी उनको और ऊंचे लेवल तक पहुंचाया, यानी कि सात जो आपकी सामंती व्यवस्था थी उसको थोड़ा और ऊंचा और विकसित किया, वहीं पर भूदान व्यवस्था को और विकसित किया, और इसने बहुत सारे यज्ञ कराए। तो इसको क्या कहा गया? पुनर्संस्थापक। या ये क्या था? पुनर्संस्थापक कहा गया। पुनर्संस्थापक, यानी कि आपका जो ये था आपका सातवाहन वंश का देखिए संस्थापक तो सुमुख हो गया, और पुनर्संस्थापक किसे कहा गया? आपके गौतमीपुत्र सतकर्णी को कहा गया। बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं, वे पुनर्संस्थापक को संस्थापक समझने लगते हैं और क्या लगाया जाते हैं? सुमुख। जबकि दूसरे नंबर पर बी ऑप्शन पर क्या लिखा रहता है? पुनर्संस्थापक। तो आपको क्या लगाना है? बी ऑप्शन, पुनर्संस्थापक। आपको समझ में आ गया? ठीक है ना? गौतमीपुत्र सतकर्णी जो 23वां शासक था और उसका क्या था? पुनर्संस्थापक था यह सातवाहन वंश का। तो आपसे पूछ लिया जाए सातवाहन वंश का पुनर्संस्थापक कौन था? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी था। आपको समझ में आ गया? अब इसके समय पर और जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी वो हुई थी कि एक नहपान नाम का शक शासक था। नहपान, नहपान नाम का एक शक शासक था जो इससे युद्ध करने आ गए। देखिए दोस्तों जो शक शासक था, अब शकों के बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे। अब शक शासक क्या था? देखिए मैं इसको मिटा देता हूं। जो इंडिया का मैप में हम देखेंगे कि जो ये सातवाहन वंश था ये कहां पर था? आपका कृष्णा गोदावरी के बीच में था। यह आपका क्या हो गया? यह आपका इंडिया हो गया। यह आपका इंडिया हो गया। अब यहां पर क्या था मित्रों कि ये यहां पर तो आपका क्या था? ये सातवाहन वंश था, आया नहीं। यहां से क्या हुआ? एक तो गुजरात की साइड से शक आए थे और वहीं पर एक आए थे मगध की साइड से शक आए थे, और ये शक कहां के रहने वाले थे? मध्य एशिया के। ये क्या हुआ था? शक वह व्यक्ति थे जिनको मारकर भगा दिया गया था मध्य एशिया से। अब वो अपना ठिकाना ढूंढ रहे थे, और जब वह बहुत देर तक ठिकाना ढूंढते रहे उनको कहीं नहीं मिला, तो उनके दिमाग में बस यही आया कि कहीं भी कमजोर शासक मिले और उसको हम मारकर अपना एक वंश स्थापित कर दे, अपनी जगह एक स्थापित कर दे। तो इन्होंने क्या किया? यहां से शक आ रहे थे, तो यहाँ जो मगध की साइड से जो आया था शक शासक नहपान, तो नहपान ने क्या किया था? इसने क्या किया था कि नहपान ने इससे युद्ध किया था गौतमीपुत्र सतकर्णी से। गौतमीपुत्र सतकर्णी से युद्ध किया तो इन्होंने नहपान को हराकर भगा दिया, वापस भगा दिया। लेकिन उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया, फिर यह बढ़े गुजरात की तरफ। जब गुजरात के शासक आए थे तो जो नहपान था उससे तो ये थोड़े पावरफुल थे, तो गुजरात के शासकों ने क्या किया था? गौतमीपुत्र सतकर्णी को ही हरा दिया और थोड़ा सा क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है ना दोस्तों? तो नहपान को तो हरा दिया था, शासक नहपान को हरा दिया था। तो यह था आपका महत्वपूर्ण गौतमीपुत्र सतकर्णी। यहां से प्रश्न बनेगा। अब जो इसके बाद जो राजा हुए थे वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो अंतिम राजा था उसको पढ़ लीजिए। वो कौन था? वशिष्ठीपुत्र। वशिष्ठीपुत्र, वशिष्ठीपुत्र पुल्लुवामी, पुल्लीवामी, इसको पढ़ लेना। वशिष्ठीपुत्र पुल्लीवामी, यानी कि वशिष्ठी नाम की महिला का पुत्र
पुल्लीवामी, यह अंतिम शासक था। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया। और यहां पर आपका जो सातवाहन वंश है वो खत्म हो गया। और इसके बाद जब ये गुजरात से जो ये शासक आ रहे थे, इन्होंने वशिष्ठिपुत्र पुल्लीवामी को बिल्कुल ही खत्म कर दिया और अपने एक शासक की यानी कि शक वंश की अपनी नींव रख दी थी। ये फिर यहां पर अब हम शक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद इस जो जगह पर किसका कब्जा हो गया था, शकों का कब्जा हो गया था। अब शक कहां से आए थे, पांच भागों में बटे हुए थे। कौन कौन से 5 भाग थे और जो महत्वपूर्ण बातें हैं शक की, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो बहुत ही शानदार क्लास हुई। मैं उम्मीद रखता हूं आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। सातवाहन वंश पूरा कंसेप्ट कवर हो गया कि सातवाहन वंश में आखिरकार हुआ कब था, कि क्या हुआ था, कहां से उत्पत्ति हुई, कहां उसका अंत हुआ, यह आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि इसके ध्वंसावशेष यानी कि जो आपका सातवाहन वंश था, इसके नष्ट होने के बाद जो शक वंश आया था, शक शासक आए थे, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी नेक्स्ट क्लास, उससे जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।